गए थे, अभी नाम दिया है आपको, स्ट्रक्चर बनाना है, उसके खाली तरीका सीखो, बनाना आपको नहीं है, आपको सिर्फ तरीका सीखना है। बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते समय क्या किया जाता है, जब हम नाम लिखते हैं तो हम आगे से पीछे लिखते हैं, और जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम पीछे से आगे आते हैं। तो सबसे पहला काम है आपका, पहले पता करिए कि आपके चेन में रिंग में टोटल कितने कार्बन है। तो यहाँ लिखा है पेंटेन, इसका मतलब है आपके पास टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट है, और एन लगा है, इसका मतलब सारे आपके सिंगल बॉन्ड है। तो ये हो गया आपका पेंटेन। उसके बाद 2 पर आपको बैठाना है क्लोरो, किसी भी एक तरफ से आप बैठा सकते हो। तो ये सेकंड कार्बन पर हो गया क्लोरो, और आपका थर्ड कार्बन पर हो गया मेथिल, ये पहले का हो गया। उसके बाद है आपका पी ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो बेंजीन बनाना है सबसे पहले आपको, तो आप पहले बेंजीन बना लो। अब बेंजीन में क्या है, ये इतना स्ट्रक्चर कॉमन है, बेंजीन के हर कार्बन पर एक ही होता है, लेकिन हमें पता है कि बेंजीन पर पोजीशंस होती हैं, एक पैरा होती है, एक ऑर्थो होती है और एक मेटा। आपसे ऑलरेडी वो कहे हैं कि पैरा ब्रोमो क्लोरो, इसका मतलब है पैरा पे ही ब्रोमो बैठेगा और पैरा पे ही क्लोरो बैठेगा। और क्योंकि बेंजीन पे जहां जो बैठ जाता है, जो भी पहला ग्रुप जहां बैठ जाएगा, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन बैठा दिए तो यही हो गया पैरा, अब उसके ठीक सामने वाला भी होगा आपका पैरा। तो ये पैरा पे ही ब्रोमीन बैठा है, पैरा पे ही क्लोरीन बैठा है, तो ये हो गया आपका पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। गलती मत करना कि एक ही पे दोनों बैठा दो, क्योंकि अगर एक ही पे दोनों बैठ गया वो बेंजीन की प्रॉपर्टी चली जाएगी, बेंजीन की प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए, वो बेंजीन रहना चाहिए। तो एक ही पे साइक्लो नहीं है वो कि एक ही पे आपने दोनों बैठा दिया, आपको आमने सामने बैठाना पड़ेगा ये। उसके बाद यहाँ है आपका हेक्सेन, लेकिन ये है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब है ये बेसिकली आपको बेंजीन जैसा ही बनाना है, बट डबल बॉन्ड नहीं देना है आपको। ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन हो गए। पहले पे आपको क्लोरो बैठाना है, तो पहले पे कहीं पे भी आप Cl बैठा दो, उसके बाद वहां से चौथे कार्बन पर, तो अगर ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, इस पे आपको एथिल बैठाना है, मतलब ये हो गया C2H5। उसके बाद आपके पास है ऑक्टेन। तो आपके पास टोटल 8 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1। पहले पे ही आपका आइडो बैठा है, तो पहले ही कार्बन पर मैंने आइडो बैठा दिया। उसके बाद दूसरे कार्बन पर, ये रहा आपका दूसरा कार्बन। अब इस दूसरे कार्बन पर 2 क्लोरोफेनिल, इसका मतलब पहले फेनिल बैठेगा, तो पहले फेनिल बैठ गया, मतलब ये आपका फेनिल बैठ गया। उसके बाद 2 क्लोरो, मतलब फेनिल के ही दूसरे कार्बन पर यहाँ Cl बैठा है, ये हो गया फेनिल। अब ऊपर वाला छोड़ो पहले, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोफेनिल, इतने का नाम है 2 क्लोरोफेनिल, और ये बैठा दूसरे कार्बन पर है, तो अंदर वाला हो गया 2 क्लोरोफेनिल, ये अंदर वाला, और ये बैठा दूसरे कार्बन पर है, तो ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया पहला कार्बन। उसके बाद है 4 टर्शरी। टर्ट का मतलब होता है टर्शरी। हेप्टेन में आपका हो गया टोटल 7 कार्बन। तो 7 कार्बन में बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। तीसरे पर आपको आइडो बैठाना है, 1 2 3, तो 3 पे आपने आइडो बैठा लिया। तीसरे पे आपको टर्शरी, चौथे पे आपको टर्शरी ब्यूटिल बैठा है, तो तीसरा चौथा यही है। और टर्शरी चाहिए ब्यूटिल, ब्यूटिल का मतलब होता है 4 कार्बन, लेकिन ब्रांच बनाने के लिए 1 कार्बन आपको पहले से अटैच करना पड़ेगा, तो 4 कार्बन में से 1 तो खर्च हो गया, तो बचा आपके पास 3। टर्शरी का मतलब होता है डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन। टर्शरी का मतलब 3 डायरेक्शन, सेकेंडरी का मतलब 2 डायरेक्शन, प्राइमरी का मतलब 1 डायरेक्शन। तो टर्शरी मतलब आपको तीनों डायरेक्शन में 1-1 कार्बन लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका टर्शरी। तीनों में 1-1 कार्बन लग गया, तो ये हो गया आपका टर्शरी। ठीक। उसके बाद है आपका लास्ट वाला बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन बना लो। ये हो गया बेंजीन। उसके बाद 1 पर ब्रोमो बैठेगा, तो 1 पर ब्रोमो बैठा दो। 2 पर मेथिल बैठेगा, 2 पर मेथिल बैठा दो, CH3। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटिल, तो 1 2 3 4 इस पे, और ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन ही बैठाना है, लेकिन 4 में से 1 खर्च हो गया, बचा 3 कार्बन, और वो लेकिन वो सेकेंडरी जाएगा। सेकेंडरी का मतलब है 2 ही डायरेक्शन में जाएगा, तो 1 डायरेक्शन ये ले लो, 1 डायरेक्शन ये, तो टोटल क्योंकि 4 कार्बन बैठाने हैं, तो किसी भी एक तरफ कार्बन की संख्या बढ़ा लो। ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक, ये हो गया, सही है। अब ये देखो, नॉमेनक्लेचर में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनसीईआरटी ने लिखा भी है। ठीक है, आपको ज्यादातर बेसिकली नीचे वाला याद रहता है, तो ये कॉमन नहीं होता है।
अगर किसी भी हेलो एल्केन पे आपके पास दो हेलोजन एक साथ बैठ गए तो उनके नाम में थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा अलग से उन्हें नाम दिया गया है। जैसे अगर आपके पास कितने भी कार्बन हो बशर्ते एक कार्बन से ज्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास एक कार्बन से ज्यादा, लेटर एग्जांपल मैंने दो कार्बन मान लिया, ठीक। अब अगर एक ही कार्बन पर आपके दो हेलोजन बैठ गए, जैसे ये कार्बन है, मैं इसी पे Cl बैठा दे रहा हूं और इसी कार्बन पर एक और Cl, बाकी जो कार्बन हैं वो हाइड्रोजन है। तो अगर एक कार्बन से ज्यादा है और एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा हेलोजन बैठ गए तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है जेमिनल। डाई हैलाइड क्यों? क्योंकि दो बैठे हैं। एक ही कार्बन के अंदर ज्यादा क्वालिटी है, जिसके अंदर ज्यादा क्वालिटी होता है वो जेम होता है, हीरा होता है। तो क्योंकि ज्यादा क्वालिटी रखा एक ही कार्बन पर सारे रख लिए, इसीलिए वो जेम हो गया। तो याद करने का तरीका है कि ऐसा जो हैलाइड आपका बनेगा वो कहलाएगा जेमिनल हैलाइड, या उसका नाम हो जाएगा एल्किली डाई डाई हैलाइड, ठीक है। अगर इसका कंपाउंड का नाम रखोगे तो ये हो जाएगा, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एज इट इज फॉलो करो, दो कार्बन के लिए ये क्या हो जाएगा ऐसे। बाकी स्पेलिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा, EDENE। बाकी डाई हैलाइड की जगह डाई क्लोराइड भी कर सकते हो, ठीक है, डाई क्लोराइड। तो अगर कहीं ये लिख के आता है ऐसे, इसका मतलब है कि वो एक ही कार्बन पर दोनों बैठवाए हैं। विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब है? आपके पास एज अ रिजल्ट वही है, एक कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वही हेलोजन दो अलग अलग कार्बन पर बैठा है, ये इस पे भी बैठ गया, और वो जो दो कार्बन हेलोजन बैठाए हो वो एडजस्टेंट ही बैठना चाहिए, जस्ट अगल बगल ही बैठना चाहिए। ये नहीं है एक कार्बन स्किप करके आप बैठाएंगे। अगर आप विसिनल डाइहैलाइड बनाने जा रहे हैं तो दोनों हेलोजन एक साथ एक बगल ही आगे पीछे ही बैठना, एडजस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो नाम हो जाएगा, क्योंकि एज इट इज एल्किलीन लिखा है तो इसका क्योंकि दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए ये हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन डाई, क्योंकि आपने क्लोराइड बैठाया है तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड। वो डिपेंड करता है बुक में आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, बट इन तीनों का नाम एक ही है। एल्किली डाइहैलाइड को ही जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं या शॉर्टकट में जेम डाइहैलाइड। एल्किलीन डाइहैलाइड को ही विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं या विसिनल। पहचानना कैसे है? जिस हेलो एल्केन का दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर होगा वो जेमिनल होगा, और जिस हेलो एल्केन में जो हेलोजन होगा वो दो अलग अलग एडजसेंट कार्बन पे अगल बगल ही कार्बन पर बैठा होगा वो विसिनल डाइहैलाइड में। नोट्स में नहीं लिखा है, इसको इंक्लूड करो कहीं, नोट्स में नहीं है आपके लिए। देखो नेक्स्ट है नेचर ऑफ CH बॉन्ड। अब यहाँ से फिर आपका धीरे धीरे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी बॉन्डिंग, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास दो चीजें था स्टार्टिंग में, आपने कहा कि आपके पास जो पहला क्लास ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है दैट इज हेलो एल्केन, एंड जो आपके पास सेकेंड क्लास ऑफ कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड हेलो एरीन। अब अगर हेलो एल्केन की बात की जाए तो आप नॉर्मल कोई भी हेलो एल्केन उठा लो, जैसे सबसे सिंपल आपके पास यही है, CH4 वाला ही है। आप यहाँ पर उठा लो और यहाँ पे आप एक हेलोजन बैठा दो, तो वो हेलोजन की जगह मैं X कर दे रहा हूँ। हेलो एरीन में करोगे तो आपको बेंजीन लेना पड़ेगा, आपने बेंजीन ले लिया और आप बेंजीन पर कोई भी हेलोजन एक डायरेक्ट बैठा दो, तो ये डायरेक्ट यहाँ बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा था कि ये वाला जो कार्बन है, ये हेलो एल्कीन जो कार्बन है, ये टोटल देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो क्योंकि ये वाला 4 सिग्मा से है, इसका मतलब हेलो एल्कीन का जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो हेलो एरीन में होता है 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो यहाँ वाला जो कार्बन होगा बेसिकली उसके पास सिर्फ 3 सिग्मा है, तो इसका मतलब है यहाँ का जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये तो आपने हो गई नॉर्मल बातें। उसके बाद अब आता है थोड़ा सा पावर के बारे में। पावर में क्या होता है, हमें पता है आपने हेलोजन लगाया है और पूरे पीरियोडिक टेबल में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा मानी गई है सभी ग्रुप्स में। आपके पास टोटल 18 ग्रुप प्रेजेंट है, जिनमें से 17 ग्रुप का हेलोजन 17 ग्रुप का जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप जो X आप ले रहे हो, यहाँ जो आप X ले रहे हो, या तो आप फ्लोरीन लोगे, या तो आप क्लोरीन लोगे, या तो आप ब्रोमीन लोगे, या आयोडीन लोगे। यही 4 लोग आपके हेलोजन है बेसिकली यूज किए जाएंगे इस चैप्टर में। अब क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को कोई अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, इसका मतलब उसका पावर ज्यादा है। तो हेलोजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा,
और जैसे ही हैलोजन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड जैसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस रूल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसका जाता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव। लेकिन ध्यान देने की बात ये होती है कि ये शिफ्टिंग में कभी ये बॉन्ड टूटता नहीं है, बॉन्ड वही रहता है, बॉन्ड नहीं टूटता है, बस वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कार्बन के स्लॉट में ना रह के थोड़ा सा शिफ्ट, थोड़ा सा झुक जाता है हैलोजन के स्लॉट में, इसीलिए पूरा नेगेटिव नहीं आ पाता, तो उसकी जगह उसके ऊपर जो नेगेटिव आता है वो कैसा रहता है, पार्शियल। कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पार्शियल नेगेटिव में फर्क होता है। पूरा नेगेटिव तब आता है जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन पूरा लेते हैं, जैसे NaCl में Cl इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आता है, Na देता है तो उसके ऊपर पूरा पॉजिटिव आता है। यहाँ कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ना दिया है और ना हैलोजन ने उसको लिया है, बस हैलोजन की तरफ वो इलेक्ट्रॉन हल्का सा क्या हो गया, शिफ्टेड हो गया, तो इसीलिए हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और अगर कार्बन और हैलोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस वाले बॉन्ड के पास थोड़ा बहुत कौन सा नेचर आ गया, आयोनिक का नेचर आ गया। आयोनिक नेचर कहने का सेंस है कि आपका जो हेलो एल्केन का बॉन्ड है वो थोड़ा थोड़ा सा क्या हो गया, पोलर इन नेचर हो गया, मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये पोलराइज्ड हो गया। तो एक हिसाब से अब आप को रिएक्शन करने में ये आसानी रहेगी कि हेलो एल्केन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़ा बहुत आयोनिक नेचर के होते हैं या पोलराइज्ड हो गए होते हैं, पोलर हो चुके होते हैं, तो बाकी चीजें आपको और भी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ इन सब पे आती है, थोड़ा बहुत। तो क्या है कि इसके बॉन्ड पोलर होने की वजह से इसका जो केमिकल नेचर होता है वो कहीं हद तक थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, तो हमें रिएक्शन कराने में आसानी रहती है। सेम काम हेलोएरिन में भी यही आपका सेम चलता है। हैलोजन की एक्टिविटी यहाँ भी क्योंकि ज्यादा है, तो जब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा यहाँ का, तो हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और बेंजीन के कार्बन पर थोड़ी देर के लिए पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, विच मीन्स हेलोएरिन में भी जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा बहुत कैसा हो जाता है, पोलर इन नेचर हो जाता है। इसका मतलब है हाइड्रोजन जहां लगेगा वहां उतने दूर का बॉन्ड वो क्या कर देगा, पोलर कर देगा, मतलब प्लस माइनस जनरेट करवा देगा, ताकि जहां पे बॉन्डिंग आपको करानी होगी वो करवा देगा। समझ आए? ठीक। दूसरा, हैलोजन में क्योंकि आपके पास टोटल 4 हैलोजन है और पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर आप चेक करो तो आपका जो ग्रुप नंबर 17 है जिसको आपने हैलोजन नाम दिया था, उसका पहला मेंबर आपका होता था फ्लोरीन, सेकंड मेंबर उसके जस्ट नीचे आपका क्लोरीन, और उसके जस्ट नीचे आपका ब्रोमीन, और उसके जस्ट नीचे अब ये हमें बताया जाता था कि पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम, ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते थे, जब हम नीचे जाते थे टॉप टू बॉटम, तो जनरली साइज क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। क्यों साइज बढ़ जाता था? क्योंकि नंबर ऑफ शेल ये क्या कर जाता था, इंक्रीज हो जाता था। नॉर्मली आप कॉन्फ़िगरेशन करो तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आएगा 2,7, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 287। तो इसके पास सिर्फ 2 ही शेल है, दैट इज के और एल, और इसके पास 3 शेल है, के शेल एल शेल है, तो इसका 2 है, इसका 3 है, इसका नंबर ऑफ शेल बढ़ा। ऐसे ब्रोमीन में जाओगे एटॉमिक नंबर 35 है उसका, वो और बढ़वा देगा आपका। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसके वजह से टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब इससे अगर टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है तो बहुत सारी चीजें आपको केमिकल बॉन्डिंग में और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में करवाई गई थी कि साइज से रिलेटेड क्या क्या आप बता सकते हो। वहां ये पढ़ाया जाता था कि अगर कोई भी फैक्टर आपको डिफाइन करना हो तो आप सिर्फ साइज की गर्दन पकड़िए, बाकी सबका बता देगा आपको कि क्या कैसे करना है। जैसे कॉमन के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक कार्बन लूं और उसके साथ फ्लोरीन ऐड कर दूं, विच मींस आपका CH3F हो गया, सेकंड आपका हो गया CH3Cl हो गया, थर्ड आपका हो गया CH3 आपका Br हो गया, और फोर्थ आपका हो गया CH3I हो गया। तो क्योंकि एक हिस्सा तो इसका सबका कॉमन है, अब आप दूसरा हिस्सा चेंज हो रहा, हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो साइज है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल वो नीचे जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको CH3 मान रहा हूं सभी केसेस में, तो CH3 की जो साइज होगी वो लगभग क्या रहेगी, सब में सेम रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, बट ये CH3 है, सब में सेम है। उसके बाद आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पहले बॉन्ड बनाएगा,
फिर जैसे ही ये हो गया फ्लोरीन, अब उससे नीचे क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन का साइज थोड़ा सा फ्लोरीन से क्या रहेगा, बड़ा, तो ये उससे बड़ा हो गया। उसके बाद क्योंकि ब्रोमीन है तो ये उससे और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो गया। और जैसे जैसे आयोडीन पे आओगे तो आयोडीन का साइज और बड़ा हो जाएगा। अब आप क्या चेक करो, इसके न्यूक्लियस से इसका न्यूक्लियस, CH3 से इसका न्यूक्लियस, इससे इसका न्यूक्लियस, इससे इसका न्यूक्लियस, जैसे जैसे एक एटम का साइज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे दोनों न्यूक्लियस के बीच की लेंथ भी क्या होती जाएगी, बढ़ती। और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे तो टॉप टू बॉटम जाने की वजह से उस स्पीसीज का बॉन्ड लेंथ भी क्या बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो दो फैक्टर्स हो गए, अगर साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी कि ज्यादा। बॉन्ड अगर लेंथ बढ़ गया तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि कम, मतलब दिक्कत है, आसान होगा। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मतलब मजबूती उसकी कम हो जाएगी। और अगर बॉन्ड की मजबूती कम हो जाएगी तो बॉन्ड की जो इंथैल्पी या बॉन्ड को तोड़ने में दी गई एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। वो बेसिकली आपसे ऐसे ही इस टॉपिक से क्वेश्चन वो निकाल देंगे आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन चेंज कर देंगे या 2-3 कार्बन कर देंगे, आई कर देंगे, Br कर देंगे, जो भी करना होगा कर देंगे। तो एक फैक्टर यहां से निकाल देंगे, विच वन ऑफ देम हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ, विच वन ऑफ देम हैज मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, या विच वन ऑफ देम हैज मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी। तो कुल मिला के अगर आप यहां से कंक्लूजन निकालो तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास अगर हैलोजन एक को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हमारा ये एल्केन वाला हिस्सा कांस्टेंट है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारा बराबर है, तो आप अगर हैलोजन की बात करो तो हैलोजन का अगर साइज बढ़ा, अगर आपने हैलोजन का साइज बढ़ाया तो साइज बढ़ने से उस पर्टिकुलर का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ के कम होते ही जो एंथैल्पी उसको तोड़ने की होगी वो आपकी कम हो जाएगी। तो एक फैक्टर है जो आप ये कह सकते हो कि अगर उसको कार्बन को कांस्टेंट रखा और हैलोजन के साथ छेड़खानी किया तो यही होगा। बाकी अगर मान लीजिए हैलोजन को कांस्टेंट रखते हैं और कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं तो फिर वो मास पे डिपेंड हो जाएगा। मान लो जैसे तुमसे किसी ने कहा कि हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक कंपाउंड है आपके पास CH3F और एक कंपाउंड है आपके पास C2H5F, तो इसमें कहेंगे वो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो क्या है इसमें क्लियर है, फ्लोरीन तो दोनों में सेम हो गया, तो अब डिसाइडिंग फैक्टर बगल वाला हो गया। इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है मतलब इसका बॉन्ड लेंथ भी थोड़ा बड़ा बढ़ जाएगा। दूसरा आपसे कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, ऑब्वियस है दूसरे वाले की ज्यादा होगी क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ फ्लोरीन है, तो इसका ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा ना। इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगी इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो अगर ये सेम है, कार्बन वाला हिस्सा सेम है, तब तो हैलोजन डिफर करेगा, उसके लिए ये रूल लगा देना। और अगर हैलोजन सेम है और कार्बन डिफर करेगा तब तो क्लियर कट पता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये जो रिस्पेक्ट है ये सिर्फ हैलोजन के लिए था। इन केस अगर हैलोजन सेम रह गया तो हैलोजन अगर डिफेंड कर गया, और अगर सेकंड वाला आता है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बढ़ाने से उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ने की वजह से उस कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी। तो दोनों कहां लगाना है वो ध्यान में रखना, ऊपर वाला आपको वहां लगाना है जहां पे R कांस्टेंट होगा। R का मतलब आपका जैसे जो हेलो एल्केन होता है उसको आप कैसे डिनोट करते हो, RX, ये R आपका यही है। तो ऊपर वाला आपको वहां लगाना है जहां आपका एल्किल ग्रुप जो R वाला हिस्सा है वो आपका कांस्टेंट हो, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। जैसे ये वाला, इसमें सब में कार्बन की संख्या सेम है तो ये वाला पैटर्न फिर यूज कर लेना। इन केस अगर हैलोजन सेम हो गया सब में, इफ हैलोजन आपका कांस्टेंट हो गया, हैलोजन सेम हो गया और नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट कर रहे हैं, तब आप नीचे वाला लगाएंगे। समझ आया। अब कॉपी में जहां ये वाली हेडिंग लिखे हो, क्योंकि ये नहीं है उसमें समझा दिया बट ये लिखे नहीं होती, कॉपी में जहां ये वाली हेडिंग लिखी होगी मेन उतारो स्टार बना के बोलो। चलो ये तुम्हारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड हो गया।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहो तो, अगर डाटा के तौर पर आप चाहो तो एनसीईआरटी आपकी ऑलरेडी डाटा के साथ वो प्रोवाइड करा भी दी है। यहाँ पे ना डाटा के साथ वो नेचर ऑफ सीएक्स वाला जो है हेडिंग एनसीईआरटी में, उसी के बाद उसने डाटा भी रख दिया है कि CH3F का बॉन्ड लेंथ 139 है, CH3Cl का बॉन्ड लेंथ 178 है, CH3Br का 193 है, CH3I का 214 है। विच मीन्स आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है, और जैसे ही आप ऊपर से नीचे आ रहे हो वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी भी आपकी कम हो रही है। और हाँ, डायपोल मोमेंट के बारे में उसने कुछ खास कहा नहीं है, तो आप एक चीज से आते लगो कि ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका डायपोल मोमेंट भी कम हो रहा है, मतलब कि टॉप टू बॉटम आओगे तो साइज बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी और डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डायपोल मोमेंट एनसीईआरटी लिखा नहीं है, खाली उसने चार्ट बना के दे दिया। तो आपसे पूछेगा, जैसे आपके सामने वो जानते हो क्वेश्चन क्या फ्रेम कर देंगे, वो क्वेश्चन ये फ्रेम करेंगे C2H5Cl और एक कर देंगे C2H5I, फिर कहेंगे विच वन ऑफ देम हैज मोस्ट डायपोल मोमेंट, इनमें से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। तो आप अब ऐसे बता नहीं पाओगे किसका ज्यादा है। तो देखो एक फैक्टर सेम है। अब आप इतना याद रखो कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एंथैल्पी आपकी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी आपकी कम हो जाती है, लेकिन जो डायपोल मोमेंट है वो भी धीरे धीरे नीचे हो जाता है। मतलब डायपोल मोमेंट की भी जो डिपेंडेंसी है, डायपोल मोमेंट अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डायपोल मोमेंट भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के हिसाब से आयोडीन सबसे नीचे है तो सबसे लीस्ट डायपोल मोमेंट इनका होगा, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सबसे लीस्ट हो गया और उसके कंपैरिजन में इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मतलब C2H5Cl का बॉन्ड लेंथ, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा C2H5I से। ठीक, ये क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी छोटी चीजें हैं कि डायपोल मोमेंट अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम आने में जो डायपोल मोमेंट है वो भी आपका धीरे धीरे कम होगा। तो साइज, अब आप कह सकते हो कि साइज बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट घटेगा, बॉन्ड लेंथ वो बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका कम होगा और बॉन्ड एंथैल्पी भी आपका ये भी कम हो जाएगा और डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। तो ये सब डिपेंडेंसी है, कौन किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्ट याद रखो, ऑर्गेनिक है ना, कुछ भी घुमा देगा। अब यहीं के लिए नहीं, अगले चैप्टर में भी यही काम आएगा, उसके अगले में भी काम आएगा। तो बस आप इतना है, इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो डायपोल मोमेंट घटता है। डायपोल मोमेंट क्लोरीन से ज्यादा है। किसका? क्लोरीन का दिया गया इसमें। हाँ उस बेसिस पर, हाँ ठीक है। ये फ्लोरीन वाले का दिया है 1.84, फ्लोरीन वाले का 1.84, ये फ्लोरीन वाले का है, और क्लोरीन वाले का 1.86। अब वो रीजन किसके पीछे देखो क्या है, इसके पीछे रीजन एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं किया है, बट रीजन ये है इसके पीछे कि फ्लोरीन का साइज पड़ जाता है छोटा, वही सेम पिछला वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इनकी ज्यादा होती है लेकिन इनका साइज कम होता है। डायपोल मोमेंट भी आपका कहीं ना कहीं एक बॉन्ड की पोलैरिटी को ही इंडिकेट करता था। किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है ये कौन बताया था? डायपोल मोमेंट। और किसी भी आयोनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर है ये कौन बताया था? फजान रूल। तो ये चैप्टर में पढ़ाया गया था। तो बेसिकली क्या, इनकी साइज तो छोटी होती है, साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन खींच तो लेते हैं, बट ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच के उसकी पोलैरिटी, क्योंकि जब ये साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब इनके पास आता है तो साइज छोटी होने की वजह से जो उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, आए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? रिपेल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी डायपोल मोमेंट थोड़ा कम हो जाता है। जबकि क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जब ये खींचना स्टार्ट करता है तो साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से उसकी तरफ खींच जाते हैं। इसीलिए इसके अंदर पोलैरिटी का जो नेचर है वो क्या है? पोलैरिटी का नेचर तब माना जाता है, पोलर कोई बॉन्ड तब माना जाता है जब उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। जब उसकी तरफ शिफ्ट होगे तब पोलर माना जाएगा। फ्लोरीन जब खींचता है तो आता तो है, लेकिन जैसे उसके करीब पहुंचता है साइज छोटी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? रिपेल। तो आया लेकिन भाग गया तुरंत दूर, ये आया लेकिन रिपेल हो गया, तो पोलैरिटी उतनी अच्छी नहीं हुई। क्लोरीन का साइज क्योंकि बड़ा होता है तो जब वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो साइज बड़ा होने आराम से वो आ जाता है। इसीलिए क्लोरीन की डायपोल है, क्लोरीन का पोलैरिटी ज्यादा अच्छा होता है फ्लोरीन के पोलैरिटी से, इसीलिए क्लोरीन का डायपोल मोमेंट फ्लोरीन डायपोल मोमेंट से ज्यादा है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है।
ठीक। उसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपको हेलो एल्केन बनाना है और आपको हेलो एल्कीन बनाना है, ठीक है, हेलो एरीन बनाना है, दो बनाना है। एनसीईआरटी ने दोनों का अलग अलग सेपरेटली आपको डिफाइन किया है। कल चार्ट बना के पूरा पहले हम समरी रिवाइज करा देंगे, एक बार ऐसे ओरली हम समझा दे रहे हैं, आप भी याद कर लो जिन्होंने पहले से चैप्टर पढ़ा है या जो जान रहे हो। देखो हेलो एल्केन बनाने के टोटल 3 तरीके हैं। अब ये आपको देखो याद करके रखना है दिमाग में। हेलो इसी को बोलते हैं माइंड मेकअप, माइंड सेटअप आपको रखना है, इसको बोलते हैं माइंड मैप, कि आंख बंद करते ही हेलो एल्केन को। अब आप समझो यही सेम काम आपको अगले चैप्टर में करना है। आपको क्योंकि अल्कोहल बनाना है, फिर आपको फिनॉल बनाना है, फिर उसके चैप्टर में आपको एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, कार्बोक्सिलिक बनाना है, और फिर अगले चैप्टर में आपको एमीन बनाना है। तो हर चैप्टर में आपको एमओपी तो पढ़ना ही पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपका काम बस इतना ही है कि आप जब सब पढ़ा लिएगा तो आप सिर्फ आंख बंद करके आप सोचिए हेलो एल्कीन को किन किन तरीकों से बना सकते हैं, अल्कोहल को किन किन तरीकों, पहले तरीके याद रखो, फिर उसके अंदर का क्या है वो खुद ब खुद याद आता जाएगा। हेलो एल्कीन बनाने के बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला आप अल्कोहल से बनाइए, दूसरा आप हाइड्रोकार्बन से बनाइए, और तीसरा हेलोजन एक्सचेंज करके बनाइए। यही 3 तरीके हैं जिनसे आप बना सकते हैं। अब अल्कोहल में भी टोटल कई पार्ट्स हैं, जैसे पहला है आपका ल्यूकास रिएजेंट यूज करेंगे आप, वो कराएंगे हम अभी। सेकंड आपका PX3 के साथ रिएक्शन होता है। थर्ड आपका PX5 के साथ रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आपका रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आपका सोडियम बाइसल्फेट NaSO4 के साथ रिएक्शन होता है। और लास्ट आपका SOCl2 डार्जन के साथ होता है। तो अल्कोहल में ही टोटल 6 तरीके के हैं, इनका 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में 2 मेथड हैं, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज। तो बेसिकली इनके पीछे का क्या लॉजिक है, ये क्यों आए, हेलोजन एक्सचेंज क्यों आया, उसके पीछे का भी लॉजिक है। अब जैसे याद करने के लिए कि स्वार्ट्ज में रिएक्शन की जो स्पेलिंग है वो S से स्टार्ट होती है, और फिंकलस्टीन की जो स्पेलिंग है वो F से स्टार्ट होती है। तो जिसके नाम में F है उसके प्रोडक्ट में F नहीं रहेगा। मतलब फिंकलस्टीन अगर लिख रहे हो तो ये दिमाग में रखना कि ये फ्लोरीन का कंपाउंड नहीं बनाएगा, ये उल्टा बनाएगा, ये आयोडाइड बनवाएगा, ये एल्किल आयोडाइड बनवाएगा। और स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम में S है तो ये एल्किल फ्लोराइड बनवाएगा। तो क्यों इनके इन 2 कंपाउंड्स के लिए क्यों अलग से इन दोनों को आना पड़ा, उसका भी रीजन कल समझाएंगे कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि इनके लिए अलग से दोनों लोग को आना पड़ा। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी आपका बेसिकली 2 पार्ट है। हाइड्रोकार्बन से आप 2 तरीके से एल्केन से बना सकते हो और एल्कीन से बना सकते हो। एल्केन से बनाने के लिए आपको हेलोजिनेशन करना पड़ेगा। अगर फ्लोरीन जाता है तो फ्लोरीनेशन, क्लोरीन जाता है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जाता है तो ब्रोमीनेशन, आयोडीन जाएगा। तो अभी फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इन्हीं 2 प्रॉब्लम की वजह से ही अलग से हेलोजन एक्सचेंज को आना पड़ा था। तो क्या प्रॉब्लम है सब बताएंगे। उसके बाद एल्कीन में मार्कोनिफ रूल एंट्री करता है। ब्रोमीन के साथ आप ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करवाते हो, ब्रोमीन में साथ उतरता है। तो ये बेसिकली आपके हो गए हेलो एल्कीन बनाने के, ठीक है। तो ये इतने हैं आपके। अब हेलो एल्कीन जब कल चार्ट बना के पूरा मेथड प्रिपरेशन क्लियर करेंगे तो उसमें आपको फिर ये याद रखे रहना है। जैसे जैसे हम देखियो ऑर्गेनिक है, ऐसा ना हो कि हम यहाँ से पढ़ाते चल रहे हैं, रोटावेटर की तरह हेंगा लगाते पीछे चल रहे हैं। नहीं, वो हेंगा नहीं लगाना है, वो हम पढ़ा के भेजे हैं तो वो खुद ब खुद वो याद रोज भले तुमको आता है, भले तुम पढ़े हो, हाँ हमको याद है, लेकिन एक बार ही मान के चलो दिन भर में एक बार वो टॉपिक आपके नजर के सामने से गुजर जाना चाहिए। ऑर्गेनिक पे कमांड तभी होगा, नहीं तो रट्टा मारते रह जाओगे पेपर के एक दिन पहले तक। और फिर कोई पूछ लिया ग्रुप रिएक्शन, वही करते रहोगे, पता नहीं कहां। तो भले है आप हेलो एल्केन स्टार्टिंग से इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं मोनोडाई, विसिनरी डाई हैलाइड, जेमिनल, इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऐसे करना है, ठीक है। मेथड प्रिपरेशन ये है, हो गया एक दिन। अगले दिन थोड़ा सा और टॉपिक आगे हम बढ़ा देंगे, फिर स्टार्टिंग से उसको पूरा पढ़ो, फिर अगले दिन थोड़ा, फिर उसको स्टार्टिंग, ये रेगुलरिटी चलती रहे, स्लाइड्स की साइकिल चलती रहनी चाहिए। ऑर्गेनिक तभी आएगा आपको। कल आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाएंगे, तो कल आपका हेलो एल्केन खत्म ही करा देंगे, प्रिपेयर करा के, नहीं होगा तो हेलोजिन भी कराई देंगे, ठीक है।